चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास जो कि है क्लास 9 का एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और जो नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, नए एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे हम बिजनेस को वर्क करें, कैसे प्लानिंग करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बिजनेस एक्टिविटीज कितने टाइप के होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज होते क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले जानते हैं बिजनेस क्या होते हैं। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट कंप्राइज एक्सचेंज, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट अलोंग विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जहां भी हम सेल, परचेज, प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ गुड्स और एंड सर्विस, इन सब की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के साथ साथ हमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं, ये एक बिजनेस का डेफिनेशन कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस हो तो कितने टाइप के होते हैं। मेनली जो बिजनेस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग, सर्विस इंडस्ट्रीज एंड हाइब्रिड इंडस्ट्रीज, ये चार टाइप के मेनली बिजनेस हमारे होते हैं। अब वन बाय वन हम इन चारों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है कि जब हम कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वहां पे कुछ रॉ मटेरियल लगाते हैं और उससे प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट तैयार करके उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और उसके बाद आता है मर्केंडाइजिंग बिजनेस, जिसको हम लोग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने कोई बल्क में कोई मटेरियल हमने परचेज किया, रेडीमेड बना बनाया मटेरियल परचेज किया। सपोज हमने हमें अपने टीवी का नया ब्रांड हमें लॉन्च करना है अपना। हमने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे हमने कहा कि आप हमारे लिए 2000 टीवी तैयार कर दो जो कि हमारे ब्रांड के नाम से होगा। उसमें आपका नाम नहीं होगा, उसमें पूरी तरह कंप्लीटली हमारा नाम होगा, हमारा लोगो होगा। जैसे हमने सैमसंग का लिया, पूरा नहीं हुआ, सैमसंग का नहीं चाहिए लोगो उसमें, उसमें हमारे अपनी कंपनी का लोगो चाहिए। जो रिमोट होगा, रिमोट पे हमारा अपना कंपनी का लोगो चाहिए। तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उसको हम बोलते हैं मर्केंडाइजिंग बिजनेस। फिर आता है सर्विस इंडस्ट्री, जहां पर कि ना तो हमें कुछ परचेज करना है, ना ही कुछ कहीं हमें कुछ प्रोडक्ट तैयार करना है, कुछ नहीं करना है हमें, हम बस लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी जो है ये सर्विस इंडस्ट्रीज है जो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो आपको घर में काम करने के लिए मेल चाहिए, तो आपने कोई ऐसा वेबसाइट है, वहां पर गए, आप वहां पे आपने सर्च किया, आपने लोकेशन डाला, आपके आपकी जो सैलरी है वो कितनी तरह सैलरी पे कर, वो सब कुछ डालता, वो परफेक्ट आपके अकॉर्डिंग आपके बजट में परफेक्ट मेल के लिए आपका मेल का प्रोफाइल आपके पास आ जाएगा, आप उसको हायर करो। इसमें होता है कि जैसे हम नॉर्मली लोकल मार्केट से कोई हायर करते हैं, अब उसमें क्या सब होता है, पुलिस स्टेशन में जाना है, उसका आधार कार्ड लेकर भेजना है, उसको पुलिस रजिस्ट्रेशन करवाना है, बैकग्राउंड रजिस्ट्रेशन, इन सब चीजों से हमें ये सर्विस इंडस्ट्री बताती है। वो लोग खुद ये सारी चीजें करने के बाद उनका उसका प्रोफाइल अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तो हमें इन सब चीजों से बच जाना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों के वो चार्जेस पे करते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड, ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, मर्केंडाइजिंग भी होता है और सर्विस भी होता है, तीनों होता है। जैसे टाटा ले लेते हैं, टाटा की गाड़ियां हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी और सर्विस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। टाटा पावर है, मर्केंडाइजिंग भी करती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो ऐसी जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंपनी, जो कि सभी तरह के बिजनेस को ऑन करती है। अब आता है कि कितने मैंने फॉर्म की, हाउ मेनी फॉर्म्स, बिजनेस के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है कॉर्पोरेट और एक होता है नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट फॉर्मेट में क्या होता है, द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। कंपनी का कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या होता है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है, ऑनर की आइडेंटिटी अलग, वो दोनों सेपरेट, दोनों कोई मिक्सअप नहीं है। ऑनर आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट मेकिंग और फॉर एनी डेट लेविड ऑन बिजनेस। ऑनर जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग इस प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उस बिजनेस में वो और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि उसके प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकेला ऑनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब आते हैं नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मेट, बिजनेसेस आर ऑन बाय इंडिविजुअल
who earn all the profit and are responsible for their if any. उसके कोई नॉन कॉर्पोरेट होते हैं, उसमें जो बिजनेस होता है पूरी तरह से किसी एक खास पर्सन के नाम होता है, उसके प्रॉफिट और लॉस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खास पर्सन की होती है। जैसे मान लो आपने कोई चाय की दुकान खोली, तो वो नॉन कॉर्पोरेट है, क्योंकि आप उसके सिंगल ओनर हो, अकेले ओनर, दूसरा कोई उसमें पार्टनर नहीं है आपका। सोल प्रोप्राइटरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर कम अंडर नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मेट। अब आते हैं हाउ टू सेटअप बिजनेस। बिजनेस को सेटअप कैसे करना है। आपने अभी तक हमने क्या सीखा, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उसके बाद बिजनेस के फॉर्म क्या क्या है, इतना हमने आइडिया लगा लिया हमें किस टाइप का बिजनेस करना है, ठीक है। अब आते हैं कि बिजनेस को सेटअप कैसे करना है। हमें सेटअप करने के लिए सबसे पहला का काम होता है हमारा प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। कि हमें प्लानिंग में का मतलब होता है बिजनेस को हमें क्या नाम देना है, किस टाइप का बिजनेस करना है हमें, उसको उसका फॉर्म क्या होगा बिजनेस का, ये सारी चीजें हमें, बिजनेस के ऑफिस कहाँ होंगे, फैक्ट्री कहाँ होंगे, ब्रांचेस कहाँ होंगे, लोकेलिटी क्या, ये सारी चीजें हमें सबसे पहले ये प्लान करना होता है। उसी प्लानिंग में हमारा उसके बाद हमारा बजट और फाइनेंस की प्लानिंग करनी होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कितना पैसा खर्च होने वाला है, पैसे जो खर्च होने वाले हैं हमारे पास कितने पैसे हैं, हमें मार्केट से लोन या डेट कैसे उठाना है बिजनेस के लिए, ये सारी प्लानिंग करनी होती है। कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं हम। उसका आता है बिजनेस लोकेशन, कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिजनेस की लोकेलिटी कहाँ क्या है, जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पे हमारे बिजनेस की डिमांड है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या हम जिस लोकेलिटी में बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी उस लोकेलिटी की डिमांड सबसे पहले क्या है, तो हमें सबसे पहले लोकेलिटी को ही सेटिस्फाई करना होगा, तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके हमारा जो बिजनेस है वहां पर हमारे जो कस्टमर्स होंगे जो कंप्लेंट्स देंगे वो इजीली हमारे लोकेशन तक पहुंच सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स टीम। हमने सब कुछ तैयार कर लिया, तो हम अकेले तो काम करेंगे नहीं, हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ हेल्पर चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, कुछ टेक्नीशियन चाहिए हो, कुछ इंजीनियर चाहिए होंगे, तो वो हम अकेले नहीं, तो उसके लिए एक्सपर्ट टीम होती है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स टीम कहते हैं, हमें उस ह्यूमन रिसोर्स टीम को हायर करना होगा। देन इसका आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को हम सेल कैसे करेंगे, उसके लिए हम अकेले सारा काम नहीं करते, हमने क्या करते हैं उसके लिए एक्सपर्ट सेल्स एंड मार्केटिंग को हायर करते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होती है जो कि हमारे पूरे बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करवाती है। हमारा पूरे बिजनेस का 70 75 80% जो अमाउंट होता है वो इसी पे खर्च होता है। तो हमें सेल्स और मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट टीम हायर करनी होती है। फिर आता है फीडबैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने जो बिजनेस तैयार किया, बिजनेस हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट जब मार्केट में गया तो मार्केट जाने के बाद कस्टमर से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें कस्टमर का रिस्पॉन्स हमें ग्रैब करना है। फिर वो कस्टमर ने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं, कस्टमर को थैंक्स बोलना है। अब कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स आए हैं, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है, उन नेगेटिव रिस्पॉन्स को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के पास भेजेंगे। वो उस नेगेटिव रिस्पॉन्स को पूरी तरह से स्टडी करेगा, समझेगा वो टीम कि हाँ भाई क्या नेगेटिविटी है इसके अंदर। सपोज करो कि आपने कैमरा बनाया, बहुत बढ़िया कैमरा चल रहा है, आपको लास्ट में कुछ दिनों बाद आपके पास फीडबैक आया, हाँ इस कैमरे में ना बैटरी नहीं चलती ज्यादा देर तक, आधे घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आपने क्या किया, इस कंप्लेंट को भेजा आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के पास, वो क्या करेगा, उसकी बैटरी को टेस्ट करेगा सही बैटरी डिस्चार्ज हो रही है नहीं, या कि ये फॉल्स कंप्लेन है। अगर फॉल्स कंप्लेन है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर जेन्युइन कंप्लेन है तो उस बैटरी को रिप्लेस करेंगे, फिर कोई और बैटरी लगाएंगे उसमें, हम उससे अच्छी क्वालिटी की बैटरी उसको लगाएगी कंपनी, लगाया फिर उसको मार्केट में सेल करेगी। अब यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, इस ये अराउंड एन एंटरप्रेन्योर, ये जो टर्म आया है ये कहाँ से आया, फ्रेंच से आया। ये फ्रेंच वर्ड है जो कि है एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू टेक ऑन, मतलब हम कोई बिजनेस को ऑन कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस को,
The word has been used in various forms and with different meaning over the country. हर country by country इस word के different meaning है, जो लेकिन पर जो universal meaning है उसका मतलब होता है to undertake और to take on, मतलब हम कोई business को undertake कर रहे हैं या उसको start करने जा रहे हैं. An entrepreneur is a person who develops new ideas and entities, business processes by investing his time, energy, money, and all the required effort for starting a new venture. जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना आइडिया, टाइम, अमाउंट, एनर्जी, मनी सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करता है ताकि एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सके न्यू बिजनेस स्टार्ट करके. Entrepreneurship is the act of starting a business by implementing an innovation idea with respect to manufacturing a product, executing a process, or rendering a service to the targeted consumer. एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक्ट है बिजनेस को स्टार्ट करने, न्यू बिजनेस इम्प्लीमेंट करने का, अपने आइडियाज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के को साथ में लेकर ताकि हम टारगेट ऑडियंस को सर्विस प्रोवाइड कर सके, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके. अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग. सबसे पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व a set of activities undertaken by an entrepreneur. The outcome of this entire activity or process is called an enterprise. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक सेट है एक्टिविटीज, इसके अंदर काफी सारे एक्टिविटीज हैं जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा किए जाते हैं. तो एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो किए गए एक्टिविटीज हैं उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्टिविटीज करते हैं उसको जो उसका जो आउटकम होता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज. क्लियर है? एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटीज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप का जो आउटकम होता है वो होता है एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या करना है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एंड एनहांसिंग द required skill set and knowledge of an entrepreneur with respect to starting and running an enterprise and generating maximum profit while taking into account the risk involved. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक स्किल सेट है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करके और मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर सकें. This can be structured in-house training, classroom training program and session which will help budding entrepreneurs to become successful. और इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इन हाउस ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं ताकि वो सक्सेस हो सके. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के पास. एंटरप्रेन्योर जो ऑर्डिनरी थिंग्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑर्डिनरी थिंग्स करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर्स के साथ. कैसे? अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो कुछ फीचर्स हैं जिसको आपको फॉलो करना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा. क्या है? रिस्क बेरिंग कैपेसिटी. आपके अंदर रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. सपोज करो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, और बिजनेस ऐसा है कि अभी तक उस बिजनेस को किसी ने स्टार्ट नहीं किया है. आपको डर लग रहा है, हमें आइडिया ही नहीं है कि बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है, तो हमें आइडिया नहीं कि इसको स्टार्ट करने के बाद हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. इसमें हमने 5 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है, तो 5 करोड़ लगाता और हमारे पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर वो 5 करोड़ रुपए हमारे लॉस में चले गए तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ना चाहिए. अगर ये कैपेसिटी हमारे पास है तो ही हम बिजनेस को में सक्सेसफुल हो सकते हैं. फिर आता है इनोवेशन. आप जब बिजनेस स्टार्ट करो उसमें क्या इनोवेशन, क्या नया है? सपोज करो जैसे आपने देखा होगा कि हैरी पॉटर मूवी में झाड़ू पे उड़ रहा है हैरी पॉटर. आखिर वो आइडिया आया कहाँ से? हमारे रोड पे जो सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं और उनके पास वो झाड़ू आ जाए, सोचो यहाँ पे सफाई करके कहीं भी जाकर वो सफाई कर सकते हैं. उनके लिए फायदेमंद है ये. कहीं जाने के लिए उनको टाइम नहीं लगेगा, गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है. इनोवेशन. आप क्या नया कर रहे हो जिससे कि पब्लिक आपको
प्रोडक्ट को लेगी परचेज, क्यों करेगी परचेज, क्या नया है। आपने सपोज वो मोबाइल बनाया, लोगों को देखा आपने मोबाइल में दिन भर में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आपने क्या किया मोबाइल के पीछे सोलर पैनल लगा दिया छोटा सा। अब मोबाइल चार्ज करने झंझट ही नहीं, जेब में रखे रहो, मोबाइल चार्ज होता है। वैसे मोबाइल आ गए हैं मार्केट में भी, उसी में सोलर पैनल रखा है, जेब में रखा हुआ रहेगा, मोबाइल चार्ज होता है, वो चार्जर का झंझट ही, चार्जर लेना ही नहीं है आपको। अब ऐसा क्या इनोवेशन कर रहे हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाल रहे हो जिससे लोग आपको परचेज करेगा, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, आपका जो प्रोडक्ट है, जिस मार्केट के लिए आपने प्रोडक्ट लिया है, उस मार्केट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। आपने जो प्रोडक्ट बनाया, जब मान लो आप साउथ अफ्रीका चले गए, वहाँ पानी की दिक्कत है, आपने क्या किया एकदम गहरा गड्ढा बोरवेल किया, पानी निकाला हो, फिर ऐसा इस समुद्र ऐसी कंट्री में गए जहाँ दुबई में चले गए, वहाँ पानी की दिक्कत है, आपने समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करके पीने लायक बनाया। तो जहां आप जा रहे हो वहां का क्या पर्पस है, आके मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का, और उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये आपको समझना होगा। लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। या कोई आया बोला सर आपका जो मैनेजर बहुत लोगों को गालियां देता है, आपने बात सुनी उसकी, सीधा मैनेजर को फायर कर दे, निकल जाओ भाई। दिस इज नॉट लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपसे किसी ने कुछ बोला है तो आप पहले उस चीज को, उसके बातों को कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उस मैनेजर को ऑब्जर्व करो, क्या सही में वो ऐसा कर रहा है। और लगता है कि जितना बोला है, अगर मेरे पास कंप्लेन है उतना नहीं मगर थोड़ा बहुत है, तब मैनेजर को बुला सकते हो, तो समझा सकते हो उसे, फिर 10 दिन आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप उसने अपने आप को गलती सुधार ली, अच्छी बात है। दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी। ऐसा ना हो कि किसी के कहने पर आपने किसी को निकाल दिया, तो अगली बार से कोई आपकी कंपनी में दो लोगों को निकालोगे, आप 4 लोगों को निकालोगे, उसके बाद आपको तो आपके लिए आपको कोई रिसोर्स मिलना बंद हो जाएगा, मिलेगा नहीं रिसोर्स। अगर वो तो बहुत बेकार आदमी है, कंपनी का मालिक बिना बात के निकाल देता किसी के कहने पर भी। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस, आप जो कंपनी रिसोर्स को हायर कर रहे हो, वो सब प्रोसेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप अगर किसी को निकाल रहे हो या कोई छोड़ के जा रहा है, वो प्रोसेस इजी होना चाहिए। वैसा नहीं छोड़ के गया तो भाई 2 साल 3 साल बाद तुम्हारा पेमेंट है वो मिलेगा तुमको, क्यों आएगा भाई आपके यहाँ काम करने के लिए अपने पैसे लगाकर। तो सारी चीजें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपके तरफ से, ताकि लोग आपकी कंपनी में, लोगों के लिए, आपकी जो कंपनी हो, कंपनी में काम करना लोगों के ड्रीम जॉब बने, ताकि अगर आप एक ही रिसोर्स ढूंढो तो आपको 1000 रिसोर्स मिले एक ही जगह पे। गैप फिलिंग एक्टिविटीज, आपका जो बिजनेस है वो गैप फिलिंग को कंप्लीट कर रहा है या नहीं। कहने का मतलब है कि सोसाइटी की जो क्या रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये भी आपको देखना होगा। मान लो जहाँ पे आप हो वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल नहीं है, आप वहाँ पर अपने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छे स्कूल का बना सकते हो, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज के साथ साथ वहाँ आपके जिस सोसाइटी में, लोकेलिटी में आपका बिजनेस है, वहाँ के बच्चे भी वहाँ पे जाकर पढ़ सके, अच्छी एजुकेशन ले सके। अवेयरनेस अबाउट मार्केट ट्रेंड, आपको मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज की ज्यादा डिमांड है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। एंड मल्टी डायमेंशनल, आप एक बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ मार्केट में कुछ नई डिमांड आई है, कुछ नया रिक्वायरमेंट आया मार्केट में, जो अगर लगता है कि इसको अगर हम लेकर चलते हैं, मार्केट फुलफिल करते हैं तो हमें काफी प्रॉफिट होने वाला है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, ताकि आपके पास अदर सोर्सेज भी हो इनकम के, ना कि एक पे ही आप डिपेंड रहो। अब आते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या रोल होता है अपने सोसाइटी के, अपने समाज के प्रति, उसका क्या रोल है। सिर्फ बिजनेस चला दिए, पैसे कमा लिए, क्या यही रोल है? नहीं। जब हम आप इंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको एक अच्छा इंसान ही बनना होगा, क्योंकि आपका इंटरप्रेन्योर से, देखिए सबसे 2 चीजें होती है, इंटरप्रेन्योर और बिजनेस। एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप इंटरप्रेन्योर हो उस टाइम पे, बट वही बिजनेस आपका 10 साल चल जाता है तो आप इंटरप्रेन्योर नहीं है, जैसे आप हो जाते बिजनेसमैन। तो आपका इंटरप्रेन्योर से बिजनेसमैन की जो जर्नी है, जैसे टाटा ने जब स्टार्ट किया वो तो वो भी एक इंटरप्रेन्योर होगा। टाटा ने
सोसाइटी के लिए स्कूल दिए, कॉलेज दिए, हॉस्पिटल्स दिए। अब लोग उसे बिजनेसमैन कहते हैं टाटा को। टाटा को बिजनेसमैन कहते हैं, क्यों? उन्होंने जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप में इतनी सारी सोसाइटीज के लिए वर्क किए, वही आगे जाकर उसको याद रखा जाता है, तब जाकर आप एक अच्छे बिजनेसमैन कहलाते हो। तो एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना होता है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, mobilizing revenue, enhancing a standard of living, social development, community growth, economic development। आपको अपने कंट्री के जो अभी जो भी बिजनेसमैन होता है, अगर किसी को लगता है कि सिर्फ लोगों के टैक्स पे करने से कंट्री का ग्रोथ होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बिजनेस होते हैं, एक पिलर की तरह होते हैं। वो एक पिलर है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर बिजनेस या इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन और कंपनी के साथ खड़े होते हैं, तो कंपनी का ग्रोथ सबसे ज्यादा, जिस कंट्री में जो जिस कंट्री के पास अपने उनकी खुद की इंडस्ट्रीज है, वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करती है। और जिनके पास नहीं है इंडस्ट्री, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, उसके पास कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है आज के टाइम पे, तो देख लीजिए उसका क्या हाल हो रखा है। वही हमारी कंट्रीज है, आज से 10 साल पहले भी हमारे वही हाल रखते हो, हम हर चीज के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट थे। अभी हम कुछ सालों में हमने अपने खुद के बिजनेस हमारी कंट्री ने तैयार कर लिए हैं, और हमारा कंट्री ग्रोथ रेट देखिए, ग्रोथ कितना ऊपर जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रोल होता है उनका, वो एक पिलर की तरह होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया तब उसी को लेकर बैठे हुए हैं, उसमें नई चीजों को ऐड करिए। उससे क्या होगा? नई चीजों को ऐड करने से नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे एम्प्लॉयमेंट के, जिससे लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, लोग ज्वाइन करेंगे, आपकी फैमिली बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोगों को आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेन करो, उनकी ट्रेनिंग करवाओ, जिससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। वो आगे अगर आपकी कंपनी से बाहर जाते हैं आपका नाम लेते हुए, तो वो आगे जाकर सपोज उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हुआ, तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा करने वाला है, तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी क्या करती है? उनको हाईवेज पे, जैसे मुंबई वगैरह में अभी इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार हो रहे हैं वहां पे। तो क्या करती है, जो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स बनाते हैं, उन कंपनी को कॉन्टेक्ट करते हैं, हाँ जी हमें इतने चार्जर्स चाहिए हमारे ब्रांड में, हम अपना ब्रांड लेबल डाल के उसको आगे हम इंस्टॉल करेंगे हाईवेज पे। तो क्या करती है टाटा? दूसरी छोटी छोटी कंपनी को प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है। हमें टुवर्ड दूसरी कंपनी को, इंडस्ट्रियल को डेवलप करने में हमें सपोर्ट करना चाहिए। मोबिलाइजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को मार्केट में मोबिलाइज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो पैसा आ रहा है वो ब्लैक मनी बनाकर दबाते चले जा रहे हैं। इससे होता है कि हमारी कंपनी में जो जो पैसे दब गए, उससे क्या होता है? हमारी कंट्री का जो वैल्यू होता है, करेंसी वैल्यू, वो डाउन होने लगती है अगर मोबिलाइजेशन नहीं होता है रेवेन्यू का। तो एनहांसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके जो रिसोर्सेज है, आपके जो एम्प्लॉयज है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस करिए। अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं और कोई आ रहा है आपके कंपनी में, आपका जो मैनेजर वो साइकिल से चलते हुए आ रहा है, तो आप लोग क्या सोचेंगे आपकी कंपनी के बारे में? कैसा कंपनी? एम्प्लॉय चलने के लिए गाड़ी भी नहीं है, तो आप एम्प्लॉयज को पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो। आप अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हो, उनके लिए रहने के लिए घर दे सकते हो। इससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है आपके एम्प्लॉयज का। और इससे क्या होगा? आपके एम्प्लॉय जो टेंशन फ्री होकर काम करेंगे, वो और ज्यादा मन लगा काम करेंगे, तो उनका ध्यान यहीं पे रहेगा। बच्चे की स्कूल की फी पे करनी है, घर का राशन नहीं है, घर का भाड़ा देना है, तो वो आपके लिए क्या काम करेंगे? दिन भर ध्यान तो उनका वहीं पे रहेगा। तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाइए। सोशल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी ग्रोथ, सोशल जो आप जहाँ पे आपकी कंपनी है उसकी आगे से टाटा ने जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर को बसाया है। क्यों बसाया? उनको सोशल डेवलपमेंट करना था, समाज को भी आगे लेकर चलना था, इसलिए उन्होंने टाटा सिटी जमशेदपुर नाम से टाटा सिटी बसाया उन्होंने। अब आते हैं रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एक एंटरप्रेन्योर ने सोसाइटी के लिए इतना काम किया है, तो अभी एंटरप्रेन्योर को उसके लिए क्या मिल रहा है? क्या जब वो रिटायर होगा एंटरप्रेन्योर, तो उसको क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा?
To be a successful entrepreneur requires a lot of hard work, facing challenges, and taking financial risks, but the reward outside this and motivate people to exploit any opportunity they get in establishing an enterprise. जो अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर इतना पैसा इतना रिस्क लगाकर इतना मेहनत कर रहा है उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ऐसा जिससे कि दूसरे जो एंटरप्रेन्योर दूसरे जो पर्सन हो वो मोटिवेट हो सके नए बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करने में तो उनमें क्या है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट जो इंटरप्रेन्योर्स है वो अकेले तो बिजनेस करने हैं उसको उन्होंने इतने सारे रिसोर्सेज हायर किए हुए हैं तो उनका भी अपना चॉइस होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस पे कितना देर टाइम देते हैं कितना नहीं दे पाते हैं अगर उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरे दिन इंगेज करके रखेंगे तो क्या होगा वो नए आइडियाज को डेवलप नहीं कर पाएंगे नए इनोवेशन को पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो उनको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए बिजनेस में पैशन अगर कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर आप एंटरप्रेन्योर्स हो आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है बहुत अच्छा नॉलेज है बट आपने अपने टैलेंट और नॉलेज को पैशन में कन्वर्ट नहीं किया है आप बहुत दिन तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते या सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते आप तो जब तक आपके पास पैशन नहीं होता आप उतना हार्डवर्क नहीं करोगे नॉलेज है आपके पास पर उतना हार्डवर्क नहीं करोगे आप और हार्डवर्क नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट होगा फ्रूटफुल नहीं होगा फ्रीडम कोई एंटरप्रेन्योर पूरी फ्रीडम के साथ काम कर रहा है अपनी जो एक्सपर्टीज है उसकी उसके बियॉन्ड भी जाकर कुछ नया उसको मिलता है वो काम कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा सक्सेस होता है एक ही चीज को पकड़ के रखने से हम बहुत ज्यादा आगे नहीं चल सकते हैं अभी मान देख लो आप जैसे नोकिया कंपनी नोकिया क्यों खत्म हो गई क्योंकि उसने अपने आप को फ्रीडम दिया ही नहीं अपने प्रोडक्ट को जो कि वो एक ही को लेकर बंद कर बैठा रहा था कोई इतने में ही रहना है इससे आगे जाना ही नहीं है और उसने अपने प्रोडक्ट को फ्रीडम दिया होता आज वो भी बहुत अच्छे पोजीशन पे होती बट उन्होंने अपने प्रोडक्ट को फ्रीडम नहीं दिया इसीलिए आज वो कंपनी खत्म हो गई प्रॉफिट मेकिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब कोई कंपनी जब कोई एंटरप्रेन्योर पूरे पैशन और फ्रीडम के साथ अपना वर्क करता है तो क्या होता है उससे वो प्रॉफिट बहुत अच्छा है उसको मिलता है और प्रॉफिट अगर कंपनी को प्रॉफिट अच्छा मिलेगा एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो अपने स्टाफ और अपने रिसोर्सेज को भी अच्छा पेमेंट कर सकता है हाई स्टेटस आप अगर जितना ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग होगा उतना ज्यादा आपका स्टेटस हाई होगा आपकी कंपनी का स्टेटस हाई होगा तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर एंटरप्रेन्योर स्किल इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग चैट सेशन में आकर हमें कमेंट कर सकते हो जहाँ पे हम आप डाउट को कंप्लीट करेंगे